प्रेमचंद जी की कहानी है पुस की रात। पुस की रात कहानी का सारांश देखते हैं। पहले तो पुस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा, कुत्ते का नाम है जबरा, वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। पोष का महीना है। किस महीने का जिक्र हो रहा है? पो का महीना है ये। पो यानी ठंड बहुत पड़ रही है, बड़ी ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा उड़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नीलगाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भूंकता है। हल्को को भी लगता है कि खेत में नीलगाय घुस आई है, लेकिन वह बैठा रहता है। नीलगाय खेत को चरने लगती है, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तान कर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब कहानी देखते हैं पुस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री का नाम क्या है? मुन्नी। तो हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। सहना कौन है? सहना महाजन है। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पुस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पुस सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। गुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खिरात में तो दे देगा कमल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़पक कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी।
किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। धौंस यानी दबदबा। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पुस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आई। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रोड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। भरी चिलम पी। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से गड़बड़ाकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पी कर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह नहर आ गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया।
हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। बोध प्रश्न। अब तक यहाँ कहानी पढ़ी है, इनके बारे में कुछ प्रश्न है। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? हल्कू को कंबल की जरूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पहले ही कर्ज चुका दिया था। पत्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध नहीं किया था। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने कर्ज चुकाने का विरोध क्यों किया? क्योंकि वो हल्कू को कंबल की जरूरत थी, इसलिए विरोध किया था। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। यह वाक्य किसने किससे कहा? हल्कू ने सेना से कहा था, मुन्नी ने सेना से, हल्कू ने मुन्नी से, मुन्नी ने हल्कू से। किसने कहा था? तो ये मुन्नी ने हल्कू से कहा था। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। इस वाक्य तात्पर्य क्या है? मजूरी करने में मज़ा नहीं है। मेहनत की, एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना। किसानों की मेहनत से सरकार मज़ा लूटती है, मजदूरी करने वाले मज़े नहीं लूटते। तो इसका सही अर्थ है एक की मेहनत का दूसरे द्वारा लाभ उठाया जाना। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? शपथ ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेतों से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक जबरू, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए माने ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था।
उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। तो जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से यही उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई, अच्छा लाओ इस लाओ को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है, अगर जल गए बच्चू तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भाग गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दमदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेतों में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैयाँ डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस कहानी में आई शब्दावली है, चौपट हो गया यानी नष्ट हो गया। मंडैया मंडैया होती है झोंपड़ी। डांड यानी खेत की सीमा होती है, किनारा कह सकते हैं उसे। मालगुजारी यानी जमीन पर कर।
यहाँ भी कुछ प्रश्न है। हल्कू ने खेत पर ठंड से बचने के लिए क्या किया? उसने कंबल ओढ़ लिया, वह घर चला गया, उसने अलाव जलाया, वह सर्दी में ठिठुरता रहा। तो उसने अलाव जलाया। जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा आग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। इस वाक्य में किसके जगने की ओर संकेत किया गया है? मुन्नी के, ठंड के, नींद के या आग के? तो यहाँ पर आग के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 6, हल्कू के खेत की खड़ी फसल को किसने नष्ट किया? आग ने, कुत्ते ने, नीलगायों ने, बाढ़ ने? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दोगे। यदि कहानी बढ़िया लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करियो। शेयर नहीं करो तो ही चल जी, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करियो। ये तो मेहनतानों तो बने। और ये जो आपको कहानी पढ़ाई गई है, ये हिंदी साहित्य के विविध विधाओं में से, यानी विश्वविद्यालय की किताब से, ऑथेंटिक किताब से पढ़ाई गई कहानी है। कुछ कहानियाँ अधूरी भी यूट्यूब पे पढ़ाई गई है। तो पूरी कहानी पढ़ी है आपने तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। और आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF मिल जाएगी आपको, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का दिया हुआ है लिंक।